जब भी हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि 3 साल के अंदर पैसा रिकवर कर लो, क्योंकि 3 साल बाद तक अगर आपने रिकवर नहीं किया और फिर आप उस पर केस भी नहीं डाल सकते। आपने अक्सर वकीलों से या आम जनता में बात सुनी होगी और ऐसा सच भी है, क्योंकि भारत में लिमिटेशन एक्ट लगता है। लिमिटेशन एक्ट इस बात को कहता है कि जितने भी तरह के अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, चाहे सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, जो भी आप केसेस की बात करें, सबकी एक लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप जब मन चाहे कोर्ट में आकर किसी के खिलाफ केस कर दें, तो लिमिटेशन फॉलो होनी चाहिए। अगर आप लिमिटेशन से बाहर हैं, अगर आप उससे क्रॉस कर गए तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने आपको कहा कि किसी से पैसा रिकवर करने के लिए 3 साल की लिमिटेशन है। अब सवाल ये उठता है, 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मेरे पास किसी का एक ब्लैंक चेक पड़ा है जो उस समय दिया हुआ है, और अब मुझे पता है कि मैं सिविल कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ रिकवरी का दावा नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, उस ब्लैंक चेक को बाउंस करा के उसके खिलाफ 138 का मुकदमा कर देता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ? और अगर मैं कर दूँ तो क्या अगला पर्सन हाई कोर्ट में जाकर इनिशियल स्टेज पे इसको 482 CRPC में क्वेश करवा सकता है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी डिटेल बातों को, चेक बाउंस के कानून को, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को, और बताएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको सारा कानून हम बेसिक बताने वाले हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, कोई चेक बाउंस का केस है, या आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए, नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे एक कॉल पर मुझसे या मेरी टीम से बात करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं टाइम बार्ड डेब्ट्स के चेक बाउंस केसेस का। देखिए, इसको मैं थोड़ा सिंपल में एक्सप्लेन कर दूं। जब चेक बाउंस केस कब होता है? अगर किसी ने हमको चेक दिया, हम वो बैंक में चेक लगाने गए, चेक जैसे हमने लगाया तो बैंक का अगर ऑफिसर कहता है कि सर ये चेक बाउंस हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगले पर्सन ने बोल दिया मेरा अकाउंट क्लोज कर दो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगला पर्सन कर दे कि पेमेंट स्टॉप कर दो, या उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं हो। 4, 5, 7 ऐसे रीजंस दिए गए हैं जिस ग्राउंड पे चेक बाउंस हो जाता है। बैंक से हमें रिटर्न मेमो मिलता है। रिटर्न मेमो के 30 दिन के अंदर हमें अगली पार्टी को चेक बाउंस का नोटिस भेजना पड़ता है। 30 दिन कंपल्सरी है। 30 दिन के क्रॉस होते लिमिटेशन आप खत्म हो जाती है। इसलिए जिस दिन बैंक का रिटर्न मेमो आए उसके 30 दिन के अंदर आपको अगले पर्सन को चेक बाउंस का नोटिस भेजना पड़ेगा। जब आप चेक बाउंस का नोटिस भेजेंगे तो उसमें आपको क्लियर लिखना पड़ता है कि जो आपका चेक है वो बाउंस हुआ है, उसका अमाउंट कितना है, XYZ जो भी अमाउंट है वो आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे तो वो नोटिस को वैलिड नहीं माना जाएगा। नोटिस भेजने के बाद आप 15 दिन का अगले पर्सन को समय देते हैं। वो अगला पर्सन वेट करता है। अगर उसने आपके पैसे लौटा दिए, वेल एंड गुड। उसने कोई जस्टिफाइड रिप्लाई दिया पर आपको लगा कि रिप्लाई सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ चेक बाउंस का यानी जो 138 की क्रिमिनल कंप्लेंट होती है वो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कोर्ट वहाँ जहाँ आपका बैंक का अकाउंट है वो संबंधित क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। यानी ये बेसिक चेक बाउंस केस का पूरा सिस्टम होता है। जब आप चेक बाउंस केस का कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आप नो डाउट वो कंप्लेंट लगाते हैं, साथ में चेक की कॉपी लगाते हैं, बैंक का रिटर्न मेमो लगाते हैं, जो नोटिस भेजते हैं उसकी कॉपी लगाते हैं, उस रिसिप्ट की कॉपी लगाते हैं, जो ट्रैकिंग रिपोर्ट होती है वो लगाते हैं। ये सब लगाने के साथ साथ तो अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिलेवेंट लगते हैं तो वो भी लगाते हैं। सबसे पहले कोर्ट समन इश्यू करता है, 251 CRPC की पावर इन्वोक करता है। यानी अगर आपकी बात सच लगती है तो कोर्ट प्रसंज्ञान लेकर, इसे हम समन इश्यू कहते हैं, वो कर देता है और अगली पार्टी को बुला लेता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है 138 के केसेस का। लेकिन आज हम जिस वीडियो में बात कर रहे हैं जिस जजमेंट की, उसका नाम है आत्मजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2024 सुप्रीम कोर्ट। अभी हाल ही में जनवरी में आया है। इसके नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो घर बैठे पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं पहले, और ये केस क्यों रिलेवेंट है वो भी जान लेते हैं। क्योंकि ये इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि कई बार ऐसे केसेस हम देखने को मिले हैं कि जो पुराने चेक हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, उस केसेस में चेक बाउंस कराते हैं और उसके खिलाफ केसेस होते हैं। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट उसके लिए आता है। इस केस में भी चेक बाउंस हुआ, नोटिस भेजा, रिप्लाई नहीं आया, कंप्लेंट डाल दी। जैसे क्रिमिनल कंप्लेंट डाली, जो एक्यूज था, जो आरोपी था, यानी जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई थी, वो पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने लगाई 482 CRPC की पिटीशन। 482 की CRPC की पिटीशन बेसिकली इस बात को कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज हो गई है, कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज हो गई है और जो आपको लगता है कि वो मेरे खिलाफ गलत है, सरासर झूठी है, निराधार है, तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं 482 CRPC में। और हाई कोर्ट को लगता है तो आपकी बात को मानेंगे, उस FIR को या कंप्लेंट को क्वैश कर देंगे। अब यहाँ पे एक्यूज पहुँचते हैं हाई कोर्ट। वो ये कहते हैं कि सर ये जो चेक बाउंस की जो आप बात कर रहे हैं, नीचे जो मेरे खिलाफ केस लगा है,
वो चेक है 2017 का। और जो हमारे आपस का जो डिस्प्यूट है पैसे लेन देन का, जो हमारा एग्रीमेंट है, वो है 2011 का। यानी 6 साल बाद आप चेक बाउंस कराते हैं और मेरे खिलाफ केस करते हैं, तो ये टाइम बार्ड डेब्ट है। टाइम बार्ड डेब्ट मतलब जो टाइम लिमिटेशन था 3 साल का, उसके अंदर नहीं किया, टाइम बार्ड हो गया, यानी 3 साल बाद मेरे खिलाफ केस किया गया है। अब इसको और आगे बढ़े, लेकिन बेसिक 138 का जो डेफिनेशन है वो भी जान लें। सेक्शन 138 कहता क्या आखिर, कि जब आप किसी को चेक देते हैं, वो चेक जब आप बैंक में लगाने जाते हैं, वो बाउंस हो जाता है फॉर XYZ रीज़न, और आप नोटिस देते हैं, वो नोटिस का रिप्लाई नहीं करता या पेमेंट नहीं करता है, ये माना जाएगा कि उसने आपके खिलाफ चेक बाउंस किया है। तो ये बेसिक चेक बाउंस का केस होता है। चेक बाउंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है जहाँ लिखा होता है कि देयर हैज़ टू बी सम डेब्ट, यानी कोई आपस में उधारी होनी चाहिए, उस पेटे उस हेतु चेक दिया गया हो। और जब हम डेब्ट की बात करते हैं तो उसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है लीगली रिकवरेबल डेब्ट, यानी जो कानून में रिकवरेबल डेब्ट हो वही हो। यानी अगर आपको मैं कोई गलत काम के लिए पैसे का बोलूं और आप उसका मुझे चेक दो, मैं जिंदगी में रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है। यानी कंप्लेनेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि मैंने जो चेक दिया था वो एक लीगली रिकवरेबल डेब्ट है, मेरे को उधार दिया, XYZ में से पैसे लिए, वो सब लीगली है, इलीगल पर्पज नहीं था। यहाँ पे उनका ये आर्गुमेंट था, क्योंकि सेक्शन कहता है लीगली रिकवरेबल डेब्ट होनी चाहिए, पर यहाँ पे जो 2011 का पेमेंट है 17 में चेक लगा रहा है, तो हाउ इट कैन बी लीगली रिकवरेबल, बिकॉज लिमिटेशन एक्ट से हिट होता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट तो कहता है 3 साल, इसलिए मेरे खिलाफ कोई भी 138 की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। हाई कोर्ट उनकी बात को मान लेती है, हाई कोर्ट बात को मान के सम्मन को क्वैश कर देती है और पूरी की पूरी कंप्लेंट खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली जो कंप्लेनेंट होते हैं यानी आत्मजीत सिंह, जिनके नाम पे जजमेंट है, वो पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक बात, जब दोनों तरफ से आर्गुमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है। ऑब्वियसली एक पक्ष कहेगा कि जो आत्मजीत सिंह है वो कहेंगे कि टाइम बार डेप्ट नहीं है, ये एविडेंस है, ट्रायल में देखा जाएगा, इनिशियल स्टेज पे कैसे खत्म कर दोगे। ऑपोजिट साइड कहेगी कि जब लॉ के अंदर ही मेरे से आप डेप्ट रिकवर नहीं कर सकते, तो अब आप ये चेक बाउंस कैसे लगाओगे। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के पक्षों की बात को सुना और अपना कंक्लूजन दिया और अपनी लॉजिकल रीजनिंग दी। जब वो डिसाइड कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2022 की जजमेंट योगेश जैन वर्सेस सुमित चड्ढा को फॉलो किया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जब कोई टाइम बार डेप्ट होती है जिसके लिए चेक बाउंस केस फाइल किया गया है, अगर उसको कोई एक्यूज चैलेंज करता है, तो क्या एट समनिंग स्टेज यानी प्रिलिमिनरी स्टेज पे यानी फर्स्ट स्टेज पर क्या एक्यूज उसको 482 में चैलेंज कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या हाई कोर्ट ट्रायल के स्टार्टिंग में ही समन स्टेज पे उस केस को डिसमिस कर सकती है, यानी उसकी पिटीशन को अलाउ करके पूरी की पूरी कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि ये टाइम बार डेप्ट है, लीगली रिकवरेबल डेप्ट नहीं है। क्या हाई कोर्ट का इतना स्कोप है कि वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है या नहीं, ये जानने के लिए 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे आई कि हाई कोर्ट के पास 482 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर यानी इनिशियल स्टेज पे जब समन इशू हुए हैं, उस स्टेज पे ये पावर नहीं है कि वो ये चेक करे कि टाइम बार डेप्ट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये एविडेंस का इशू है। आप जब ट्रायल में आगे बढ़ते हैं, तब एविडेंस आते हैं, तब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि टाइम बार्ड है या नहीं है। अभी तो सिर्फ समन इशू है। 251 CRPC की पावर इन्वोक की है लंदन मजिस्ट्रेट ने। एट दिस स्टेज कैसे हाई कोर्ट 482 में इंटरफेयर कर सकती है, इसलिए योगेश जैन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कोई भी एक्यूज 482 की पावर में जाकर अपने समन को क्वेश नहीं करा सकता, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि साहब टाइम बार डेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को फॉलो किया। इस आत्मजीत सिंह में भी यही कहा कि अभी तो सिर्फ समन इशू में है, टाइम बार डेप्ट है नहीं है, वो टाइम आने के साथ ट्रायल में देखा जाएगा जब एविडेंस लीड होगा। एट दिस स्टेज हम इस पिटीशन को अलाउ करते हैं और ये बोलते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है, इसको सेटिस्फाइड करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि वापस 130 की कंप्लेंट की ट्रायल प्रोसीड करें। तो आज हमने ये बात जानी है कि टाइम बार डेप्ट सही है नहीं है, एविडेंस का इशू है, 482 में क्वेश नहीं करा सकते। लेकिन एक और बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि टाइम बार डेप्ट के खिलाफ जब आप आते हैं चेक बाउंस केस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश के हाई कोर्ट्स का डिफरेंट व्यूज़ हैं। कई सारी ऐसी हाई कोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि अगर टाइम बार डेप्ट है तो उसके लिए चेक बाउंस का केस आप फाइल नहीं कर सकते, यानी 130 डेज नॉट मेंटेनेबल। यानी अगर मेरे 3 साल से पुराना चेक है तो अगर मैंने आपको चेक दिया और बाउंस हो गया है तो वो वैलिड नहीं है, 130 की प्रोसीडिंग्स में आपके खिलाफ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी और कुछ ऐसे हाई कोर्ट जजमेंट्स भी आए हैं जहां पर साफ कहा गया है कि टाइम बार डेप्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, 130 का केस चलेगा। अब आप जिस जजमेंट को फॉलो करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आप किस स्टेट में रह रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये इशू डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, इसलिए अभी तक ये इशू ओपन रखा गया है।
अगर आपको वैसे ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोस मिलते रहें। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट, ओपिनियन चाहिए, नीचे कमेंट में जाके बताएं। लिंक पर क्लिक कर घर बैठे हमारे तक पहुँचे। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।